नमस्कार, मैं सुबोध कुमार सिंह एक बार फिर से आप सबों के समक्ष उपस्थित हूं नई शिक्षा नीति 2020 का दूसरा वीडियो लेकर के। और आज के वीडियो में उन बिंदुओं को हम लोग अच्छी तरह से जानने का प्रयास करेंगे जो पिछले वीडियो में छूट गया। और इसके साथ साथ कई ऐसे क्वेश्चन मेरे व्यूवर्स ने मुझे पूछा है जिसका जवाब मुझे देना मुनासिब है और मैं इसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं, इसलिए ये वीडियो लेकर के मुझे आज आना पड़ रहा है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और हमें उम्मीद है कि यदि लास्ट तक आप वीडियो को देखेंगे तो नई शिक्षा नीति को लेकर के जो बातें आपके दिमाग में चल रही है, जो डाउट्स है, वो सब क्लियर होगा। हालांकि ये बात जरूर है कि अभी जितनी बातें इस शिक्षा नीति पर हो रही है वो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार ने अभी ऐसा कोई दस्तावेज लोगों के सामने, पब्लिक के सामने नहीं रखी है। जब तक ये ऑफिशियली सरकार पब्लिक में नहीं लाती है तब तक इसके बारे में तरह तरह की बातें किंतु परंतु लगी रहेगी। हालांकि सरकार के जो स्रोत हैं उसके माध्यम से जो बातें अब तक निकल करके आई है उन चीजों को लेकर के मैं भी आप सबों के समक्ष उपस्थित हूं। देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल लेवल पर क्या होने जा रहा है और कॉलेज लेवल पर क्या होने जा रहा है। सबसे पहले स्कूल लेवल को समझना ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये स्टार्टिंग में होगा, कॉलेज तो बाद में आएगी। तो स्कूल लेवल में क्या होगा, आप लोग बार बार सुन रहे हैं 5+3+3+4। ये क्या है 5+3+4? देखें, स्कूल लेवल पर बात कर रहे हैं। पहले स्कूल लेवल देखिएगा, इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी किया था लेकिन फिर से इसको रिपीट करना जरूरी है क्योंकि यही मेन चीज है इस नई शिक्षा नीति का। स्कूल लेवल पर कंसेप्ट आया है 5 का 3 + 3 और +4। ये 5+3+3+4 इसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखें कि ये 5 में क्या बताना चाह रहा है। इस 5 में सबसे पहले एक स्टेप रखा है प्री प्राइमरी का। ध्यान देंगे, क्या चीज का रखा है? प्री प्राइमरी। ये एक स्टेज रखा है। एक रखा है क्लास 1 का और दूसरा रखा है क्लास 2 का। प्री प्राइमरी, क्लास 1, क्लास 2। अब ये तीनों को मिला करके कैसे 5 हुआ वो देखें। ये जो प्री प्राइमरी है इसमें बात हो रही है कि ये 3 इयर्स का होगा। कितने इयर्स का होगा? 3 इयर्स का होगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये जो क्लास 1 है ये 1 ईयर का, ये तो स्वाभाविक है, इसमें तो सोचना ही नहीं, ये 1 ईयर का। और ये क्लास 2 भी होगा आपका 1 ईयर का। अब देखिए ये 3 ईयर, 1 ईयर और 1 ईयर, इसको मिला के कितने हो गए? 5। बताइए, इस 5 में कोई दिक्कत है? हमको नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। प्री प्राइमरी में कितने साल पढ़ेंगे बच्चे? 3 ईयर। क्लास 1 में कितने पढ़ेंगे? 1 ईयर। और क्लास 2 में फिर पढ़ेंगे कितने? 1 ईयर। अब इतने जब पढ़ लेते हैं बच्चे प्री प्राइमरी से क्लास 1, क्लास 2 तक, तो इसको कहा जा रहा है फाउंडेशन स्टेज। ये बच्चों का फाउंडेशन स्टेज है। इसमें बच्चों की नींव तैयार होगी। एक जो बेस होता है बच्चों में वो तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें ध्यान ये दिया जा रहा है कि बच्चों के ऊपर जो किताबों का बोझ है उस बोझ को कम किया जाए और हंसते खेलते गीत, संगीत, नाटक, तरह तरह के एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलम के माध्यम से बच्चों में पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जगाया जाए। ऐसी चीजें उसको सिखाई जाए जिसमें कि उसको किताबों की जरूरत कम से कम पड़े और खेल कूद के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, अन्य गतिविधियों के माध्यम से वो सीखे, उसमें सीखने की प्रवृत्ति जगे। और सिखाया क्या जाए, जैसे अक्षर की ज्ञान उसको हो जाए, जैसे अंक
1 2 3 4 होता है ये जान जाए, रंग के बारे में जाने, आकृति के बारे में जाने, तो ये सब चीज आसपास के जो छोटे मोटे चीज होते हैं उसको जाने, उसको क्या कहा जाता है, उसको किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये सब चीज को सिखाना इस स्टेज में जरूरी है। ये सरकार समझ रही है, तो ये फाउंडेशन स्टेज है। और बच्चे में जो सीखने की, बच्चे में क्या, किसी को भी जो अपनी भाषा होती है, अपनी भाषा में हम जितने सोच सकते हैं और लोगों के सामने रख सकते हैं, दूसरी भाषा में वो संभव नहीं है। तो बच्चों को ज्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए बच्चों के लिए यहां पर जो प्रावधान है, वो सीखने की जो व्यवस्था की जा रही है वो क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा जिस क्षेत्र में बच्चे बिलोंग करते हैं, अगर वहां पर उस भाषा के टीचर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। जो जिस इलाके में रहते हैं, जिस भाषा को बच्चे समझते हैं, उसी भाषा के टीचर की बहाली होगी। और जो कुछ किताबें भी छोटी मोटी उनके लिए उपलब्ध कराई जाएगी तो उसी भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि यहाँ पर तो किताब का लगभग टेंशन खत्म कर दिया गया है सरकार के द्वारा इस नई पॉलिसी में। तो जो भी बात है उसको उनकी भाषा में ही सिखानी है इस फाउंडेशन स्टेज में, यानी कि स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज, और मातृभाषा जो नेटिव लैंग्वेज होता है उस पर विशेष फोकस किया जाएगा और उसी भाषा के माध्यम से इसका फाउंडेशन स्टेज क्लियर कराया जाएगा। हालांकि इसको, इस भाषा को आगे भी बढ़ाया जाएगा, आपको इधर भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये देख लिए, फाउंडेशन स्टेज को समझ लिए। इसमें क्या रहेगा, प्री प्राइमरी रहेगा, क्लास 1 रहेगा, क्लास 2 रहेगा। हाँ, जो प्री प्राइमरी में एडमिशन होगा वो थोड़ा भी देख लीजिए। ये जो प्री प्राइमरी है, यहां पर जो एडमिशन होगा एट द एज ऑफ 3 इयर्स, जब बच्चे की उम्र 3 साल हो जाएंगे तो प्री प्राइमरी में एडमिशन होगा। उससे पहले प्राइमरी में एडमिशन संभव नहीं है, 3 साल के बाद ही प्री प्राइमरी में एडमिशन होगा। हाँ, 3 के बाद 3.5 में, 4 में भी हो सकता है किसी कारणवश, लेकिन 3 से पहले संभव नहीं है। तो अब देखिए, 3 साल होने पर एडमिशन होगा और फाउंडेशन स्टेज में उसको कितना तक रहना है, 3 साल प्री प्राइमरी में, 1 ईयर इसमें और 1 ईयर इसमें, तो कुल कितने 5 ईयर्स रखने होंगे। तो इसका मतलब है कि इसमें किस एज ग्रुप के बच्चे आएंगे, 3 में प्लस कर दीजिए 5, तो कितने हो गए 8, यानी कि 8 ईयर्स तक के बच्चे आपको किस स्टेज में मिलेंगे, फाउंडेशन स्टेज में। हाँ, इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं। किसी भी बच्चे का 6 साल में या 7 साल में फाउंडेशन स्टेज कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि 3 साल के बाद वो मिनिमम एज का जो रिक्वायरमेंट है वो 3 साल है, तो 3 साल के बाद ही एडमिशन होगा और 5 साल इसमें रहना है, तो इसका मतलब 8 ईयर्स तो होगा ही कम से कम। अब इसके बाद देखते हैं, क्लास 2 के बाद स्वाभाविक है 3 में बच्चा जाएगा। तो यहां पर क्लास 3 से लेकर 5 तक की बात हो रही है। कहां तक बात हो रही है, क्लास 3 से 5 तक। अब बताइए, क्लास 3 से 5 तक जब जाएंगे तो बच्चों को 1 ईयर किस में, क्लास 3 में, फिर 1 ईयर किस में, क्लास 4 में, और फिर 1 ईयर किस में, क्लास 5 में, तो कितने हो गए 3 हुए। तो वही यहां पर लिखा गया है 3, ये 3 का कंसेप्ट है। और यहां पर बच्चों को जो एजुकेशन मिलेगा वो तो देखेंगे बाद में, लेकिन पहले देखें ये 3 to 5 को कौन सा स्टेज कहा गया। ये तो फाउंडेशन स्टेज हो गया क्लास 2 तक, इसको कहा जा रहा है प्राइमरी स्टेज। क्या कहा जा रहा है, प्राइमरी स्टेज कहा जा रहा है। एक और इसका नाम दिया गया है, इसका मतलब ही होता, नाम क्या दिया जाएगा, प्री पैरेटरी। कौन सा स्टेज इसको कहा जाएगा, प्री पैरेटरी। यानी कि आपका फाउंडेशन स्टेज हो गया कहां तक, क्लास 2 तक, 5 साल तक रहेंगे फाउंडेशन स्टेज में बच्चे, और 3 साल रहेंगे क्लास 3 से 5 तक, जिसको कहा जा रहा है प्राइमरी स्टेज या प्री पैरेटरी स्टेज। अब रही बात, हम अभी जो बताए कि इसमें कौन सी भाषा को प्रायोरिटी दिया जा रहा है, भाषा इसमें कौन सा था, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय
क्षेत्रीय और मातृभाषा, ये किसमें दिया जा रहा है? फाउंडेशन स्टेज में। यही भाषा इसमें भी यूज होगा, स्थानीय, क्षेत्रीय और मातृभाषा। जिसमें बच्चे को समझ में आएगा उस भाषा का प्रयोग करते हुए आपका ये प्राइमरी लेवल, प्राइमरी स्टेज को कंप्लीट किया जाएगा। और यहां पर तो बताए थे कि क्या क्या सीखेगा बच्चा, अंक के बारे में सीखेगा या अक्षर के बारे में सीख सकता है या आकृति वगैरह जानेगा, नहीं, और किस माध्यम से, खेल कूद वगैरह के माध्यम से। और यहां पर जो होगा ये 3 to 5 में, इसमें भी ये अंक वगैरह के बारे में थोड़ा और विशेष, अक्षर वगैरह आकृति बारे में थोड़ा सा विशेष इसमें डेवलपमेंट होगा। और इसके साथ थोड़ा सा समझेगा कि गणित क्या होता है। हालांकि गणित और विज्ञान जैसे विषय को यहां पर लाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। सामाजिक अध्ययन, ये विज्ञान, गणित, ये सब विषय को लाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। लेकिन इतना है कि गणित में क्या क्या पढ़ना चाहिए बच्चों को, विज्ञान में क्या पढ़ना चाहिए, सामाजिक अध्ययन में क्या पढ़ना चाहिए, ये सब चीज आपको प्राइमरी स्टेज में बताया जाएगा। लेकिन विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जैसा विषय आने वाला नहीं है। और यहां पर आपको बता ही दिए, जिस तरह से स्थानीय, क्षेत्रीय, मातृभाषा को यहां पर प्रायोरिटी दी जा रही है, उसी प्रकार से यहां भी बताया जा रहा है। अब जब फाउंडेशन स्टेज कंप्लीट कर लेता है, प्राइमरी स्टेज कंप्लीट कर लेता है, इसमें एक चीज देख लीजिए, 8 साल तक तो बच्चे इसी में आ गए। अब ये 8 साल में आपका 3 साल और प्लस कर दिया जाए क्लास 3, 4, 5 को, तो कितने हो गए? 11। यानी कि कम से कम 11 साल लगेंगे बच्चों को कहां तक पहुंचने के लिए? प्राइमरी स्टेज तक पहुंचने के लिए 11 साल कंप्लीट करेंगे तो उसका प्राइमरी स्टेज कंप्लीट होगा। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं तो ये जो 3 है, इसमें देखते हैं क्या करना है। तो इसमें आपका क्लास 5 तक तो हो गया, 6 to 8 है। कौन सा क्लास है? 6 to 8। इस 6 to 8 क्लास को कहा जा रहा है मिडिल स्टेज। कौन सा स्टेज कहा जा रहा है? ध्यान देंगे, ये हो गया आपका मिडिल स्टेज। अब मिडिल स्टेज में कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल होगा? तो कोशिश होगा ये मातृभाषा को यहां पर लाने के लिए। ये मिडिल स्टेज में कौन सी भाषा रहे? मातृभाषा के माध्यम से ही उसको सीखने के लिए मिले। अब बच्चे को अगर इंटरेस्ट है किसी और भाषा का तो वो दिया जा सकता है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन मातृभाषा उसको मिलेगा, वो जिस एरिया में रहता है उसका जो नेटिव लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के हिसाब से वो अपना मिडिल स्टेज कंप्लीट करेगा। और इस स्टेज में जो पाठ्यक्रम है गवर्नमेंट के द्वारा जो तय होगा, ये तो पूरा एनसीईआरटी को ये जिम्मा दिया जा रहा है, वो जो सिलेबस तय करेगा उसी सिलेबस के हिसाब से मिडिल स्टेज में पढ़ाई होगी। और यहां पर एक चीज और किया जाएगा, वोकेशनल कोर्स को महत्व दिया जा रहा है। जो व्यावसायिक शिक्षा होती है उसको यहां पर प्रायोरिटी दी जा रही है। और इसमें जो भी टाइप के प्रोफेशनल आपका जो कोर्सेस होता है, प्रोफेशनल कोर्स होता है और स्किल डेवलपमेंट पर भी इस पर कोशिश किया जाएगा। और एक चीज और है इसमें, इंटर्नशिप, ये ध्यान दीजिएगा, इंटर्नशिप को भी इसमें ख्याल रखा जाएगा। जैसे प्रयास होगा, मतलब है क्या कि ये प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट, इंटर्नशिप वगैरह ये सब जो कराया जाएगा, ये इसलिए ताकि अभी से ही वो रोजगार के बारे में समझ सके कि हाँ हमको क्या करने से आगे जाकर के एक रोजगार मिल सकता है। मान लेते हैं आगे जाकर के हमारी साल 2 साल 3 साल के बाद पढ़ाई छूट जाती है, तो हम ऐसा कुछ सीख करके जाएं ताकि इस पढ़ाई का वहां पर हम इस्तेमाल करके अपना जॉब ढूंढ पाएं या अपना सेल्फ कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाएं। तो इसको ध्यान में रखते हुए वोकेशनल कोर्स दिया जा रहा है। यहाँ पर ये कोशिश होगा कि 10 से 15 दिन बच्चे बैगलेस स्कूल पहुंचे, कोई किताब लेकर के नहीं पहुंचे, वो ऐसे खाली पहुंचे पेन लेकर के और कॉपी लेकर के। और वहाँ पर जो लोकल
आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, जैसे आप सिलाई वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं, ये लड़कियों के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। और भी बहुत लकड़ी का सामान बनता है, कैसे लोहे से कैसे सामान बनता है, इलेक्ट्रिकल में क्या क्या होता है, जैसे टीवी ठीक करना, फ्रिज ठीक करना, कूलर हुआ, और भी वायरिंग वगैरह से प्लम्बरिंग से रिलेटेड। तो ये सब का वहाँ पर एक प्रैक्टिकल ज्ञान देने का प्रयास किया जाएगा सरकार के द्वारा। कहाँ पर? ये मिडिल क्लास में ही, मिडिल स्टेज में ही 10 दिन 15 दिन वो आएंगे और अपने से काम करेंगे, देखेंगे कि हाँ इलेक्ट्रिकल लाइन में क्या क्या हो सकता है, प्लम्बरिंग लाइन में क्या हो सकता है, सिलाई फ्राई में क्या हो सकता है, और भी क्राफ्ट के जो काम है उसमें क्या हो सकता है। तो ये सब की बाकायदा वहां पर 10 से 15 दिन ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रत्येक साल ये व्यवस्था की जाएगी सरकार के द्वारा। तो ये जब दिया जाएगा तो इसको हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव प्लानिंग एक तैयार की जा रही है, जिससे कि बच्चों को आगे जाकर के फायदा मिलेगा। ये करने के बाद इसका मिडिल स्टेज कंप्लीट हो जाएगा, और मिडिल स्टेज जब कंप्लीट होगा यहां पर थोड़ा टेक्निकल चीज आएगा, ये जो 4 है। क्योंकि अभी तक क्या था, ये तो एज यूजुअल लग रहा है कि भाई ठीक है, एक तो प्री प्राइमरी एड हुआ, हम लोग क्लास 1 से सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, वो भी क्लास 1 से पहले जो है बच्चों को, जो नर्सरी कहो या LKG कहो, UKG कहो, ये चीज सरकारी लाइन में आंगनबाड़ी हुआ करता था, और जो प्राइवेट स्कूल है वहां पर नर्सरी, LKG, UKG 3 साल करके अब फिर क्लास 1 से शुरू होता था, 1 2 3 4 तो उसी तरह चल रहा है। तो यहाँ पर विशेष नहीं है। ये ठीक है, सरकारी में प्री प्राइमरी ले आया है, क्योंकि पहले आंगनवाड़ी का कंसेप्ट था, उसको अब इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। और सरकारी स्कूल में 1 से एडमिशन होता था, वहाँ पर आपको नर्सरी, LKG, UKG का कोई प्रावधान नहीं था अब तक। लेकिन अब जो है यहाँ पर प्री प्राइमरी लाया जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक तो हम देख रहे हैं एक जैसा कंसेप्ट है। बच्चे क्लास 3 से 4 जाएंगे, 4 से 5 जाएंगे, इसको प्राइमरी स्टेज कह दिया। इससे भी हम लोग जानते थे कि 5वां तक वो प्राइमरी स्कूल ही होता है, प्राइमरी स्टेज है। उसके बाद 6 to 8 तो ये मिडिल हम लोग जान ही रहे हैं। हाँ, ये सब कुछ नया चीज आ रहा है। फंसेगा मामला यहाँ पर समझना जरूरी है। यहाँ क्या है, अब तक क्या होता था कि 9 से 10 सेकेंडरी हुआ करता था, और 11 12 आपका सीनियर सेकेंडरी हुआ करता था। 9 और 10 को हम लोग हाई स्कूल के नाम से जानते थे, सेकेंडरी लेवल के नाम से जानते थे। 11 और 12 को हम लोग सीनियर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट के नाम से जानते थे, जहां पर चयन होता था, सिलेक्शन होता था आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स इस रूप में। लेकिन अब यहां क्या होगा, इस स्टेज में क्लास 9 to 12 एक जैसा पैटर्न होगा। क्लास 9 में जैसे विषय आप पढ़ेंगे उसी तरह से 10 में भी पढ़ना, उसी तरह 11 में पढ़ना, उसी तरह 12 में भी पढ़ना है। ये स्टेज कौन सा हो गया? सेकेंडरी स्टेज हो गया, ये सेकेंडरी स्टेज हो गया। और यहां पर जो आपका जो पाठ्यक्रम, तो आपको जान ही लीजिए कि सरकार तय करेगी, या जो भी है NCERT को दिया जाए या किसी को दिया जाए, तो ये पाठ्यक्रम तय करेगा, उस पाठ्यक्रम में पढ़ाई होगी। फायदा इसमें क्या है कि इसमें आप भाषा का चयन कर सकते हैं, जो भाषा आपको अच्छा लगता है उस भाषा का चयन कर सकते हैं, विषय का भी चयन कर सकते हैं, जो विषय आपको पढ़नी है वो विषय चयन कर सकते हैं। हालांकि 9 10 में तो लगभग सबका अभी के समय में भी देखते हैं सेम ही है, सब विज्ञान पढ़ते हैं, सब आपका गणित पढ़ते हैं, सब कोई इंग्लिश पढ़ते हैं, सब कोई हिंदी पढ़ते हैं। हाँ, संस्कृत वगैरह में थोड़ा जा करके कोई संस्कृत, कोई उर्दू, इस तरह से जो लैंग्वेज पेपर है उसमें जा करके अंतर आता है, लेकिन बाकी तो सबका सेम होता है। हाँ, 9 10 के बाद जब 10 पास कर जाते हैं बच्चे, तब जा करके उसको 11 में एडमिशन के समय आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स इस तरह का बात हो जाता था। अब आर्ट्स रख लिया तो उसमें बच्चे हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिलॉसफी पढ़ेंगे, तो ये सब विषय हो जाता था। साइंस में गए तो फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायो पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे। कॉमर्स में गए तो अकाउंट्स है, बिजनेस मैथ है, इकोनॉमिक्स है, तो इस तरह का विषय हो जाता था। अब क्या है कि जो कोई कॉमर्स पढ़ रहा है तो वो अकाउंट्स पढ़ेगा, बिजनेस मैथ पढ़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, वो फिजिक्स नहीं पढ़ सकता है। जो साइंस में है फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, लेकिन इधर जो ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है या पॉलिटिकल साइंस है, ये विषय वो नहीं रख सकता था। अब के पैटर्न में क्या है
कि आप 9 से 12 तक एक जैसा रहेगा। आपको फिजिक्स अच्छा लगता है तो आप फिजिक्स पढ़िए, मैथ अच्छा लगता है आप मैथ पढ़िए, उसके साथ आपको संगीत अच्छा लगता है तो आप संगीत को भी लेके चलिए, उसके साथ आपको इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है तो आप इकोनॉमिक्स भी लेके चलिए, आपको उसके साथ ज्योग्राफी अच्छा लगता है तो ज्योग्राफी लेके चलिए। तो ये आप कोई भी विषय इधर उधर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो विषय के चयन में भी आपको यहां पर फ्रीडम मिल रहा है, भाषा के चयन में भी फ्रीडम मिल रहा है। और एक बड़ी बात क्या हो रही है इसमें, एग्जाम जो होगा आपका हर क्लास में 9 में भी, देखिए एक सेमेस्टर सिस्टम है, 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम चलेगा। क्लास 9 में भी 2 सेमेस्टर, 10 में भी 2 सेमेस्टर, 11 में भी 2 सेमेस्टर और 12 में भी 2 सेमेस्टर। तो जो सेमेस्टर सिस्टम होगा तो एग्जाम जो होगा साल में वो 2 बार होगा, हर 6 महीने में एग्जाम होगा, और ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम भी होगा। ये जो एक सेमेस्टर 6 महीने का हुआ, दूसरा सेमेस्टर 6 महीने का जो हुआ, दोनों मिला करके आपका रिजल्ट तैयार होगा और वो आपका क्लास 9 का हो जाएगा। उसी तरह से 10 में भी होगा, उसी तरह से 11 में भी होगा, उसी तरह से 12 में भी होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि आपका 10 जो एग्जाम देते थे बोर्ड का, या 10+2 जो देते थे इंटरमीडिएट का, ये खत्म हो गया। अब 9 भी उसी तरह से, 10 भी उसी तरह से, 11 भी उसी तरह से, 12 भी उसी तरह से। जैसे पीछे आप देखते थे जो वैल्यू, जैसे 3 का रिजल्ट होता है, 4 का रिजल्ट होता है, 5 का रिजल्ट होता है, 6 का होता है, 8 का होता है, 7 का होता है, उसी तरह से इधर भी होगा 9 का, 10 का, 11 का, 12 का। हाँ, ये एक बैरियर है। जब आप 12 कर जाएंगे तो यानी आपको सेकेंडरी लेवल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप सेकेंडरी स्टेज क्लियर कर चुके हैं। यहाँ जैसे 8 कंप्लीट किए यानी मिडिल स्टेज कंप्लीट कर लिए, यहाँ आप 5 कंप्लीट किए यानी कि प्राइमरी स्टेज कंप्लीट कर लिए, और यहाँ 2 तक चले आए तो इसका मतलब है कि आप फाउंडेशन स्टेज कंप्लीट कर लिए। कोई दिक्कत इसमें नहीं। और यहाँ पर आपको एक चीज और किया जाएगा क्या, कि कोई भी विषय आप जो पढ़ रहे हैं तो विषय के प्रति जो एक समझ होनी चाहिए, गहरी जो पैठ बननी चाहिए ना, एक समझ जो विकसित होनी चाहिए, वो चीज इसमें आपका सेकेंडरी लेवल में क्लियर कर दिया जाएगा। और कुछ बात तो इसमें है नहीं। हाँ, इधर से एक चीज और देख लीजिए कि जैसे आपका जो रिजल्ट होगा, मानते हैं इधर ही आप देखिए कि रिजल्ट तैयार करना है क्लास, मान लेते हैं 8 का या 7 का, क्लास 7 का रिजल्ट तैयार करना है तो इसका 3 फॉर्मेट आएगा। एक फॉर्मेट होगा स्टूडेंट का, ठीक है, दूसरा उसके फ्रेंड का, और तीसरा होगा टीचर का। तो जो मार्किंग होगा स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट करेंगे, यानी कि अपने से भी अपने को नंबर देंगे। 100 नंबर का हुआ एग्जाम तो, या मान लेते हैं कि 50 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, या जितने भी मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, 100 मार्क्स का अगर हुआ तो मान लेते हैं कि 33 का इसको भी दिया जाएगा, 33 का इसको भी, 33 का इसको भी, ऐसे भी। अब ये 33 में अपने को वो कितना नंबर खुद से ले रहा है, फिर उसके फ्रेंड्स तय करेगा कि हाँ मेरा फ्रेंड जो है सो किस लायक का है, वो भी नंबर देगा, और फिर टीचर भी देंगे। तीनों को मिला करके एग्रीगेट करके उसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ये बातें निकल करके आ रही है। अभी हम 100% कहने की स्थिति में हम भी नहीं है, ना कोई और कर सकता है। जब तक ये पब्लिक में नहीं आएगा, पब्लिक डोमेन में, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। केवल कयास लगा सकता है। हम भी कयास ही लगा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बातें छन छन करके मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों के बीच में आ रही है बातें, तो उसी के आधार पर हम भी इस तरह से बातें कर रहे हैं। क्लियर? हाँ, अब ये सवाल उठता है कि ये चीजें कब से लागू होगी। तो लागू कब से होगी ये जान लीजिए। कोई भी चीज, अभी तो ये चर्चा हो रही है, अभी आपको कैबिनेट से निकल करके बाहर आया है, आपको संसद से पास करवाना है, फिर एक सिस्टम में लाना है। तो 1 साल तो मिनिमम हम मान के चल रहे हैं, यानी जुलाई 2021 से हो सकता है कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए। हो सकता है कि ये 2022 में भी चला जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो 1-2 साल तो इसमें लगने हैं, इसलिए फिलहाल जो सिस्टम चल रहा है वही चलते रहेगा। तो इतना तक तो बात क्लियर हो गया। अब
हम थोड़ा कॉलेज लेवल को समझ लेते हैं, थोड़ा इसको आपको लोग अच्छे से देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। देखते हैं कॉलेज लेवल। कॉलेज लेवल में क्या होगा, एक आपका डिग्री रहेगा, क्या रहेगा, डिग्री। दूसरा हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन को आप रिसर्च भी डिग्री कह सकते हैं, रिसर्च डिग्री ज्यादा हमको लगता है एप्रोप्रिएट यही यूज होगा। खैर, और उसके बाद मास्टर, मास्टर की डिग्री। ठीक, अब तक क्या था, ये चीज नहीं था। लोग 12 जब करते थे, 12वीं की परीक्षा देने के बाद डिग्री में एडमिशन होता था, यानी बैचलर के लिए, चाहे वो कोई बीए करे या बीकॉम करे या बीएससी करे। अभी भी डिग्री वही है, लेकिन ये हायर एजुकेशन नया आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि डिग्री के बाद लोग डायरेक्ट आ जाते थे मास्टर डिग्री में। ये 3 साल में कंप्लीट करते थे डिग्री को और 2 साल में कंप्लीट कर लेते थे किसको, मास्टर डिग्री को, यानी एमए, एमकॉम, एमएससी हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, ये डिग्री पहले जैसा ही, एक चीज देख लीजिए, फर्स्ट ईयर होगा, सेकेंड ईयर होगा और थर्ड ईयर होगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो होगा ही। लेकिन ये जो फर्स्ट ईयर होगा, अब तक क्या था कि ये जो डिग्री मिलता था, बैचलर डिग्री जो मिलता था, ये तीनों जब कंप्लीट कर लेते थे स्टूडेंट्स तब मिलता था। आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों कंप्लीट हो जाता था, तब जाकर के आपको बैचलर की डिग्री मिलती थी। आप बीए करते थे या बीकॉम या बीएससी आपका होता था। लेकिन अब क्या है कि आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ और किसी कारण बस इधर छूट गया, तो यहां पर भी आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट का नाम कहा जा रहा है कोर्स सर्टिफिकेट। कौन सा सर्टिफिकेट है? कोर्स सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और सेकेंड ईयर अगर आप करते हैं तो आपको एक मिल जाएगा डिप्लोमा सर्टिफिकेट। कौन सर्टिफिकेट मिलेगा? डिप्लोमा सर्टिफिकेट। और थर्ड ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी। किसकी डिग्री? बैचलर की डिग्री, चाहे वो बीए का हो या बीएससी का हो या बीकॉम का हो, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स हो, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स का हो, या बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, या बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस। ये आपको कब मिलेगा? थर्ड ईयर कंप्लीट करते हैं। और ये आपको जैसे डिग्री मिलेगी, इस डिग्री के आधार पर आपको जो रिक्वायरमेंट होता, बहुत सारा कंपटीशन निकलता है, उसमें एलिजिबिलिटी खोजता ही है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आप उसके लिए एलिजिबल हो गए। तो कहेगा फिर इस सर्टिफिकेट का क्या फायदा है? तो जैसे बैचलर डिग्री किसी जॉब के लिए खोजता है, इंटरमीडिएट की डिग्री खोजता है किसी जॉब के लिए, तो उसी तरह से ये डिग्री भी किसी जॉब के लिए खोजा जाएगा, ये भी खोजा जाएगा, ये भी खोजा जाएगा, यानी कि ये आपका काम में आएगा। लेकिन अब तक कोई पार्ट 1 केवल करके छूट जाता था या पार्ट 2 करके अपना पढ़ाई छोड़ देता था, तो उसको दिक्कत होती थी। वो पार्ट 2 और पार्ट 1 का सर्टिफिकेट काम में आता नहीं था, सर्टिफिकेट तो मिलता भी नहीं था, मार्कशीट वो काम में नहीं आता था। तो अब काम में आने वाला है। अब आपको क्या मिलेगा? ये सर्टिफिकेट मिलेगा। कोई दिक्कत? और एक चीज क्या फायदा है इसमें कि मान लेते हैं ये जो अभी बात कर रहे हैं कि बीए की बात कर रहे हैं, बीकॉम या बीएससी, मान लो बीएससी में कोई फिजिक्स लिया, ठीक, और इसके साथ जो सब्सिडरी पेपर मिलता है, तो जैसे केमिस्ट्री मिल जाता है, मैथ मिल जाता है, ये होता है। लेकिन अब मान लेते हैं किसी विद्यार्थी को केमिस्ट्री में दिक्कत है, वो मैथ रखना चाहता है और केमिस्ट्री के जगह हिस्ट्री रखना चाहता है, तो रख सकता है। लेकिन अब तक के सिस्टम में ऐसा नहीं था।
यानी कि साइंस स्ट्रीम का ही कोई पेपर आपको लेना पड़ेगा, कॉमर्स के हैं तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम का ही कोई पेपर लेना होगा। लेकिन अब के सिस्टम में जो नया आने जा रहा है उसमें इस प्रकार की बाध्यता नहीं है। और एक चीज इसमें फायदा क्या दिया गया है कि मान लेते हैं कि आप बीए कर रहे थे, ये डिग्री आप ले रहे थे, फर्स्ट ईयर किए, और इसके बाद कोई और टाइप का आपको डिग्री लेने की इच्छा हो गई, आपको लगेगा कि नहीं इससे पहले हम अगर वही कर लेते, मान लेते हैं किसी को बीएड में जाना है, बीएड करने की उसकी इच्छा हो गई, तो वहां पर क्या है, इंटर के बाद 4 साल लेकर के वो बीएड कर सकता है ना। तो वो चाहेगा कि ये हम फर्स्ट ईयर किए, अब नहीं हमारा ये जो डिग्री लेंगे इससे अच्छा है हम बीएड कर लें, तो ठीक है आप यहीं पर छोड़ दीजिए और कोर्स सर्टिफिकेट रख लीजिए और चले जाइए आप बीएड करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर छोड़ करके आप बीएड करने चले गए, या और कोई डिग्री लेनी है तो वहां चले गए, यहां से निकलने का मन है यहां से भी निकल जाएगा ये सर्टिफिकेट लेकर के और दूसरा डिग्री स्टार्ट कर लीजिएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि फायदा क्या हो रहा है कि बीच में भी छोड़ करके कहीं और जाने में कोई टेंशन नहीं हो रहा है। पहले लगता था कि आप इसमें घुस गए, इतना दिन कर लिए, आप तीसरे करने जाएंगे तो फिर ये अधूरा रह जाएगा, कोई काम में नहीं आएगा। ये अब तक का प्रॉब्लम था जो कि सरकार इसको सॉर्ट आउट कर रही है। क्लियर? अब किसी को आगे हायर एजुकेशन लेना है, जैसे एमए करना हो, एमकॉम करना हो या पीएचडी वगैरह के बारे में सोच रहा है, तो उसको डिग्री के बाद ये हायर एजुकेशन जो रिसर्च डिग्री जिसको कह रहे हैं ये लेना होगा। ठीक है, ये लेने से क्या होगा, अब ये क्या मिलेगा कैसे, तो आपको डिग्री में कितने ईयर, 3 इयर्स लग रहे थे, तो इसमें 3 प्लस ये 1 कर देंगे यानी कि 4 हो जाएगा। तो यानी कि 1 साल, कहिए ना 1 साल और पढ़ लीजिएगा तो आपको रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी। ठीक, 3 साल डिग्री की है और 1 साल और पढ़ते हैं तो क्या मिल जाता है आपको, रिसर्च की डिग्री। और फिर 1 साल और पढ़ लेते हैं, इसमें जोड़ दीजिए 1 साल और, तो आपको क्या चीज मिल जाएगा, मास्टर डिग्री मिल जाएगा। यानी एमए जैसा डिग्री ले सकते हैं, एमकॉम जैसा ले सकते हैं और एमएससी जैसा ले सकते हैं। कोई दिक्कत हमको नहीं लगता, कोई दिक्कत होनी चाहिए। और जब मास्टर डिग्री आप कर लेते हैं तो डायरेक्ट, पहले क्या होता था लोग बहुत एमफिल करते थे, ठीक है, इसको कैंसिल कर दिया गया है, आप पीएचडी कर सकते हैं। कब, मास्टर डिग्री के बाद। क्लियर? और इतने तक को ही रखा गया है किसमें, कॉलेज लेवल में। और अब तक जो कॉलेज लेवल में पढ़ाई होती थी तो कहीं आप देखते थे प्राइवेट कॉलेज हुआ करता था, गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ करता था, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होता है, नहीं होता है, स्टेट यूनिवर्सिटीज होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होता है, तो अलग अलग टाइप का यूनिवर्सिटीज होता है। और कोई यूजीसी के द्वारा अप्रूवल है, कोई AICTE द्वारा अप्रूवल है, बहुत सारे डीम यूनिवर्सिटी में भी फंसे हुए रहते थे, इसका अलग नियम कानून, इसका अलग, इसका अलग। अब क्या होगा, ये सब खत्म हो जाएगा, इसके जगह एक नियामक होगा, एक अथॉरिटी होगा जिसका नाम है, याद रखेंगे, उस अथॉरिटी का नाम हो रहा है HEI, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। वही रेगुलेट करेगा पूरा डिग्री से, रिसर्च डिग्री और फिर मास्टर डिग्री को एक अथॉरिटी रेगुलेट करेगा। इसका फायदा क्या होगा, ये सब जो प्राइवेट वगैरह होता है ना, और ये डीम वगैरह, तो ये सब क्या करता है कि पैसे लेकर के फर्जीवाड़ा करता है, आप क्लास भी नहीं करते हैं, पढ़ाता भी नहीं है, आपको डिग्री मिल जाती है। लेकिन अब ये अथॉरिटी गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी और ये पूरे सिस्टम को मॉनिटर करेगा, यहां से लेकर के यहां तक, ताकि ये सब घोटाला फर्जीवाड़ा कंट्रोल हो सके। और ये पूरे सिस्टम में कोशिश ये हो रही है, जैसे कि आप ये डिग्री करने के बाद ये जो हायर एजुकेशन की डिग्री आप मिल रहा है आपको, रिसर्च डिग्री, फिर मास्टर डिग्री करके जो पीएचडी में जा रहे हैं, ये प्रयास हो रहा है कि पूरे एजुकेशन को ना रिसर्च में लाने का, यानी रिसर्च और इनोवेटिव दोनों पर, रिसर्च और इनोवेशन का, ये इनोवेटिव इनोवेशन, रिसर्च और इनोवेशन पर विशेष फोकस किया जा रहा है, ताकि भारत के एजुकेशन सिस्टम को, यहाँ की शिक्षा पद्धति को विश्व स्तरीय बनाया जा सके।
अभी भारत का एजुकेशन के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति अच्छी नहीं है। आप कोई पिछले महीने का एक हम सर्वे का रिपोर्ट बता दें, जून 2020 का है, 10 जून का एक आया था, लंदन की एक मैगजीन ने निकाला है। उसमें क्या है, वर्ल्ड के टॉप 200 में मात्र 3 यूनिवर्सिटीज इंडिया का है, वो भी आफ्टर 150, यानी 1 से लेकर के 150 यूनिवर्सिटीज में भारत का एक भी यूनिवर्सिटीज नहीं है। 150 के बाद एक ठो शायद है 188 पर, एक ठो है 189 पर, एक ठो है शायद 194 के आसपास में है। तो इस तरह की स्थिति है। वो भी कौन, एक है IIT दिल्ली, दूसरा है आपको IISc बेंगलोर, और तीसरा फिर है IIT दिल्ली। ये 3 यूनिवर्सिटी जगह बनाया, वो भी 150 के बाद। सोच सकते हैं कि भारत के एजुकेशन का, शिक्षा का क्या स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो अब सरकार कोशिश कर रही है, देखिए शुरू में ही है, वहीं से आपको वो जो फाउंडेशन स्टेज जो रखा गया है, कैसे बच्चे को 3 साल क्लास 1 से पहले रख करके उसको अपने लैंग्वेज में, क्योंकि अपने लैंग्वेज में लोग ज़्यादा इनोवेटिव हो पाते हैं, सोच पाते हैं, कर पाते हैं, वहीं से ध्यान दिया जा रहा है ताकि उसको आसान हो। खैर उधर का छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ तो आप देख सकते हैं ना कि ये डिग्री करने के बाद ये जो डिग्री दिया जा रहा है, 1 साल आप जो पढ़ेंगे, ये रिसर्च डिग्री होगा, और तब जाकर के ये मास्टर डिग्री करेंगे, और तब आप डायरेक्ट आ जाएंगे किधर PhD में आ जाएंगे। तो ये सब इसीलिए दिया जा रहा है। और अभी जो बताए आपको कि एक नियामक होगा HEI, ये केवल ये सब डिग्री के लिए। आप कहिएगा मेडिकल के लिए, लॉ के लिए, तो उसके लिए अलग मापदंड होगा, वो कॉलेज डिग्री वगैरह में नहीं आता है, उसकी अलग बात होती है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसका जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। लेकिन अभी हम जो बात की है, स्कूल लेवल में क्या होने वाला है और कॉलेज लेवल में क्या होने वाला है। हमको लगता है कि लगभग बातें आपको समझ में आ गई। हाँ, अब रहा कि कुछ क्वेश्चन जो पीछे पूछा गया कि हम सर 9 में हैं या 10 में हैं, तो हमारे साथ क्या यही सिस्टम लागू हो जाएगा जो पीछे अभी बताए थे, या कोई डिग्री में आया अभी फर्स्ट ईयर में है ना, अभी फर्स्ट ईयर में, अगले साल सेकेंड ईयर में जाएगा, और अगले साल ये नियम भी आ गया, नया पॉलिसी वाला आ गया, तो सेकेंड ईयर में आएगा, तो जो अभी का चल रहा है वही चलेगा कि वो नया वाला आ जाएगा। तो जो जिसमें घुस गए, अगर ये इसमें आ गया है अभी विद्यार्थी और नया वाला नियम भी आ गया है, तो बीच में उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। आप इसमें घुस गए, ये पूरा कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, इसके बाद फिर इधर वाले प्रोसेस में आपको नया वाला फॉलो करना होगा, लेकिन बीच में आपको फॉलो नहीं करना होगा। क्लियर? जैसे मान लेते हैं कि अगले साल नियम लागू होता है, अब कोई विद्यार्थी 10 में चला गया, तो 10 में चला गया, वो तो बोर्ड का सोच के चला रहा है, तो उसको 10 में बोर्ड का एग्जाम देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है उसका इंटर में जैसे 11 में एडमिशन हो गया और फिर नियम आ गई, तो क्या वो 12 का बोर्ड नहीं देगा? वो देगा, 11-12 का वो देगा। लेकिन नया कोई अगर मान लेते हैं 8 से अब 9 में जा रहा है और नियम आ गया, तब अब वो फॉलो होगा। 9, 10, 11, 12 का जो फॉर्मेट है 4 साल वाला, वो फॉलो होगा। सिलेबस वगैरह में भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिलेबस में थोड़ा बहुत हो सकता है, चूंकि जब बिल्कुल नया पैटर्न किया जा रहा है, नया सिस्टम लाया जा रहा है, तो हल्का फुल्का सिलेबस भी आगे पीछे किया जा सकता है। तो ये सब छोटी मोटी बातें होगी, लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सरकार का, ये 34 वर्षों के बाद सरकार 1986 के बाद ये नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमको लगता है क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी, और इसका फ़ायदा हम सबों को होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और देखते हैं आगे होता क्या है, लेकिन तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।